नन्ही परियां बनी स्कूल स्टूडेंट। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनकी तीनों बेटियां दिया, कृतिका और सोनी हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से दूसरों को परेशान किया करती थी। और इसी वजह से एक दिन रानी माँ एक फैसला करती है कि वो अपनी तीनों बेटियों को कुछ समय तक धरती लोक पर छोड़ आएंगी, जहाँ वे लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। तभी एक दिन रानी माँ अपनी तीनों बेटियों से कहती है, सुनो तुम तीनों, अब तुम तीनों को कुछ समय तक धरती लोक पर ही अपना जीवन गुजारना होगा। और याद रहे, तुम लोग धरती लोक पर अपने जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती हो, क्योंकि वहाँ के बच्चों में तुम्हारे जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं होती। इसलिए तुम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज ही धरती लोक पर जाना होगा। जी माँ, हम लोग अभी तैयार होकर आते हैं। इतना कहकर कृतिका, दिया और सोनी अपनी माँ के साथ धरती लोक पर आती है, जहाँ एक बड़े से हॉस्टल में रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवाती है। हेलो मैम, मेरा नाम रानी है और ये तीनों मेरी बेटियां हैं। मुझे अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन आपके हॉस्टल में करवाना है। मैंने सुना है आपका हॉस्टल इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्टल है और मैंने इसका काफी नाम भी सुना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बेटियां आपके हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। क्यों नहीं, आप ऐसा करिए, आप रिसेप्शन पर जाकर फीस जमा करवा दीजिए, आपकी बेटियों का एडमिशन हो जाएगा। इतना कहकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन उस हॉस्टल में करवा देती है और जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो तुम तीनों, इस हॉस्टल में रहकर किसी भी तरह की कोई शैतानी मत करना और अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आती रहूंगी और मैं ये जो भी कर रही हूँ तुम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। इसलिए तुम लोग यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ मत करना। माँ, आप चिंता मत करिए, हम लोग कोई शैतानी नहीं करेंगे और आराम से यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। इतना सुनकर रानी माँ अपनी तीनों बेटियों को हॉस्टल में छोड़कर वापस परी लोक आ जाती है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां धरती लोक पर भी अपनी शक्तियों से शैतानी करना शुरू कर देती है। इसीलिए जब स्कूल खत्म होने के बाद सब लोग हॉस्टल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तभी काजल नाम की एक लड़की कहती है, अरे लगता है तुम तीनों इस हॉस्टल में नई आई हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तीनों बहनों का कल ही इस हॉस्टल में एडमिशन हुआ है। अच्छा, तो चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। अरे ये क्या, आज फिर से वही दाल चावल रोटी सब्जी? मैं तो रोज रोज ये खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। पता नहीं इस हॉस्टल में इस दाल चावल के अलावा और कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बनता। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ये खाना खाने का। अरे तो कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें इस टेबल पर बढ़िया बढ़िया पकवान और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। लेकिन वो कैसे? तुम्हारे पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास हमारी जादुई छड़ी है, जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास परियों की तरह जादुई छड़ी है? हाँ काजल, हम तीनों के पास ही हमारी जादुई छड़ियाँ हैं, क्योंकि हम तीनों ही परी हैं और हम तीनों परी लोक से यहाँ आए हैं। लेकिन हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हें रोज रोज स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद वे तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान ले आती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और इस तरह वे तीनों बहनें हर रोज अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई न कोई कारनामा करती ही रहती है, जिसकी वजह से हॉस्टल के सभी बच्चे उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हॉस्टल की एक लड़की जो दिया की ही क्लासमेट होती है, वो हमेशा उदास और परेशान रहा करती थी और ना ही वो किसी से बात किया करती थी। तभी एक दिन दिया काजल से कहती है, अरे काजल, ये मुस्कान हमेशा इस तरह उदास क्यों बैठी रहती है? और ना तो ये किसी से बात करती है और ना ही ये हमारे जादू में कभी शामिल होती है। इसे कोई तकलीफ है क्या? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं जब से इस हॉस्टल में आई हूँ मैं तब से इसे ऐसे ही देख रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तो देखो आज मैं इस मुस्कान को कैसे बुलवाती हूँ। इतना कहकर वे तीनों बहनें मुस्कान के पास जाती है और कहती है, ये लो मुस्कान, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट और प्यारा सा टेडी बियर भी।
इतना कहकर दिया अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पर चॉकलेट और टेडी बियर ले आती है और कहती है देखो देखो मैंने तुम्हें कितना सुंदर गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम अब मुझसे दोस्ती करोगी? तुम अपनी जादुई छड़ी से कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर तुम मुझे मेरी माँ को भी वापस ला सकती हो। प्लीज मेरी माँ को वापस ले आओ। अरे मुस्कान, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी प्रिंसिपल मैम है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि वो तो मेरे घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी थी, जिसने अपनी चालाकी से मेरी माँ को पता नहीं कहाँ कैद कर दिया और खुद इस हॉस्टल की प्रिंसिपल बनकर बैठी है। इतना कहकर मुस्कान जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता देखकर दिया, कृतिका और सोनी उसे चुप करवाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वह उसे उसकी माँ से मिलवा कर रहेगी। तभी एक दिन मौका देखते ही तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल मैम को हवा में उड़ा देती है और प्रिंसिपल मैम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे प्रिंसिपल मैम, ये आपको क्या हुआ? ये आप इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हो? कहीं इस हॉस्टल में भूत तो नहीं आया? और इस तरह कुछ ही देर में प्रिंसिपल ऑफिस में सारे टीचर और स्टाफ इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय मुस्कान उन तीनों जादुई बहनों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाती है और कहती है, जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ है, वरना मेरी ये जादुई सहेलियाँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं और तुम इसी तरह हवा में उड़ती रहोगी। बताओ जल्दी। क्या जादुई सहेलियाँ? लेकिन ये तीनों तो एक साधारण स्कूल के विद्यार्थी हैं, फिर ये जादुई विद्यार्थी कैसे बन गई? क्योंकि हम लोग परी लोक से आई हुई जादुई परियां हैं, इसलिए अब चुपचाप बता दो मुस्कान की माँ कहाँ है, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोनी के इतना कहते ही प्रिंसिपल मैम अपना सच अपने आप बता देती है कि उसने मुस्कान की माँ को और इस हॉस्टल के असली प्रिंसिपल को कहाँ पर कैद करके रखा है और फिर मुस्कान को अपनी असली माँ वापस मिल जाती है। लेकिन मैम, हमें तो बताया गया था कि आपने अपना एक नया हॉस्टल खोल लिया है और आपके बदले यहाँ पे एक नया प्रिंसिपल मैडम आ गई हैं। नहीं, ये सब इस दुष्ट औरत की चाल थी, लेकिन अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परियां। उसी समय वहाँ पर रानी परी माँ भी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, आज तुम तीनों ने धरती लोक पर रहकर दूसरों की मदद की है और इससे बड़ा ज्ञान और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अब मेरे साथ वापस परी लोक में चलो। इतना सुनकर मुस्कान और काजल आंखों में आंसू लिए अपनी जादुई सहेलियों को खुशी खुशी विदा करती है और वे तीनों अपनी माँ के साथ परी लोक वापस चली जाती है और वहीं नकली प्रिंसिपल मैम को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। यह नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। जहाँ रूही बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वहीं सिया एक बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की लड़की थी। सिया के मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहा करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर सिया की मामी विनीता उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। वह सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अपने घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी और वही अपनी बेटी की सारी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन उसके मामा उसके ऊपर हो रहे इन सब अत्याचारों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि विनीता अरविंद के सामने हमेशा सिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उसके शहर जाते ही वह फिर से सिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती थी और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन रूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे कल अपनी फ्रेंड अनन्या के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और कुछ ज्वेलरी चाहिए, इसलिए आप मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रूही बेटा, अभी परसों ही तो तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे और आज फिर तुम पैसे मांग रही हो। क्या मम्मी आप भी? अब आप भी मुझसे पापा की तरह पैसों का हिसाब लोगी? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो और अच्छे से शॉपिंग करना। इतना कहकर विनीता नोटों की गड्डी निकालकर रूही को दे देती है, जहां रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
वहीं कमरे के बाहर सिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि विनीता ने सिया को पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए थे। वहीं वो अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी। इसलिए सिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखों में आंसू लिए कहती है, खास माँ पिताजी, आप लोग जिंदा होते तो मुझे इस तरह मामी का अत्याचार नहीं सहना पड़ता और मुझे भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल पाती जैसे रूही को मिलती है। मुझे पता है मामा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी इस हालत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना मामी मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देगी। सिया जब कमरे में बैठे ये बातें कर रही होती है, उसी समय उसके मामा उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे सिया, क्या बात है? तुम ऐसे अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? अरे मामा जी, आप यहाँ, लेकिन आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? सिया इस बार भी अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को कुछ नहीं बताती है और कहती है, कुछ नहीं मामा जी, वो बस ऐसे ही माँ पिताजी की थोड़ी सी याद आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। अपने मामा की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मामा जी? आप यहीं रुकिए, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट से तैयार होने चली जाती है और जब कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, उसी समय विनीता कहती है, अरे ऐसे सज धज कर कहाँ जा रही हो अपने मामा के साथ? दरअसल विनीता, मैं सिया को अपने साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। वैसे भी बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची कहाँ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती है। अरे तो बिन माँ बाप की बच्ची है तो क्या हुआ? अब आप इस पर अपने सारे पैसे लुटाते फिरोगे? आपको पता है ना, अगले महीने ही रूही के कॉलेज की फीस भी भरनी है। विनीता, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी की जरूरत का ख्याल है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना बोलकर अरविंद सिया को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है और वो सिया को उसके मनपसंद की सारी चीजें दिलवाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदता है। ये सब देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे लोग शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो विनीता और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। उनको देखकर सिया मन ही मन सोचती है, अरे मामी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है और अगर इन्होंने मेरे ये नए कपड़े देख लिए ना तो नहीं, इससे पहले मामी मेरे ये कपड़े देखे, मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती हूँ। इतना सोचकर सिया वो कपड़े ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है। तभी विनीता कहती है, आ गए अपनी प्यारी बेटी के ऊपर पैसा खर्च करके? तुम्हें तो उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। भूलो मत, तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। विनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे उस बेचारी को कितने साल हो गए, तुमने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और अगर आज मैंने उसे कुछ कपड़े दिला दिए तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो हर महीने अपनी बेटी को शॉपिंग कराती हो ना। अरविंद की ये बात सुनकर विनीता मुंह बनाते हुए रूही को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ रूही अपनी माँ से कहती है, देख लिया ना माँ, पिताजी उस 2 कौड़ी की नौकरानी सिया की बराबरी मुझसे कर रहे हैं। पता नहीं उस सिया की बच्ची ने पिताजी के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो वो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस एक बार अपने पिताजी को यहाँ से जाने दे, फिर मैं उस नौकरानी को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके शहर जाते ही विनीता और रूही सिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री, बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? लेकिन मामी जी, मैंने किया क्या है? देख रही हो मम्मी कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे पति ने तुझे जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना, सारे निकाल कर मुझे दे। लेकिन मामी, वो कपड़े तो मामा जी ने मुझे दिलवाए हैं ना। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी है। अरे चुपचाप वो कपड़े लाकर मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी मामी की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप से सारे कपड़े निकालकर अपनी मामी को दे देती है, जिसके बाद विनीता वो सारे कपड़े रूही को दे देती है। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं।
लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और ऐसे ही अगले दिन जब सिया बाजार सब्जियां लेने जा रही होती है, उसी समय रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे घर की नौकरानी कौन है, तो देखो वो रही हमारे घर की नौकरानी। अरे रूही, क्यों ना तेरी नौकरानी को मजा चखाया जाए, बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी इससे अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। बहुत उड़ रही थी ना मेरे पिताजी के सामने। इतना कहकर रूही के दोस्त सिया का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ नौकरानी, मेरा दुपट्टा उस पेड़ के ऊपर फंस गया है, तो तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर मेरा दुपट्टा निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, जल्दी जाओ और दुपट्टा निकाल कर दो, वरना मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना सुनकर सिया पेड़ पर चढ़ और उसका दुपट्टा निकालकर जब वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है, तो अचानक से उस पेड़ की डाल में फंसकर उसकी ड्रेस फट जाती है। और ये देखकर रूही के सारे फ्रेंड सिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी। इसलिए जब वो रोते हुए घर वापस आने लगती है, उसी समय रास्ते में एक झोपड़ी में से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सिया उस आवाज को सुनकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है, तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटे लेटे दर्द से करा रही होती है। और ये देखकर सिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी एक कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो एक नेक और ईमानदार इंसान हो, उसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो, और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो। तो बेटी, ये लो, ये एक जादुई सोने की सैंडल है जो मुझे एक महान गुरुजी ने दी थी, और आज मैं ये तुम्हें दे रही। तुम इस जादुई सैंडल को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी, तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। इतना सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। और अपने कमरे में जाकर जब वो उस सैंडल को पहनती है और कहती है, हे जादुई सैंडल, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकती हो? सिया के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। और ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से सिया उस जादुई सैंडल की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। ये सब देखकर विनीता और रूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसलिए वो सिया के पास जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहने लग गई है, और तेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए? कहीं तूने मेरी अलमारी में से पैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं मामी, मैं क्यों आपकी अलमारी में से पैसे चुराऊंगी, और वैसे भी अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की ये बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही सिया को मारने जाती है, तो उसकी जादुई सैंडल में से एक रोशनी निकलती है, और उन दोनों माँ बेटी को बिजली का जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस दिन के बाद से वे लोग सिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, और सिया भी उस जादुई सैंडल की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है।